वेलकम गाइस अगेन टू एडी सेंटर। पिछली क्लास में हम लोगों ने इफेक्ट ऑफ डेप्थ तक पढ़ लिया था। उसमें ये थोड़ा सा टॉपिक जो है रह गया था। इसमें आप ये ग्राफ देख पा रहे होंगे अभी। जैसा कि इस ग्राफ में मैं इधर साइड में कर देता हूँ इसको पहले। ये ग्राफ जो दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ को समझ पा रहे हैं कि क्या कहना चाह रहा है ये डैश और जी। और इधर रेडियस जी को और आर का है। मतलब इधर क्या है, जी डैश और जी को दिखाया गया है और इस साइड में रेडियस हम्म। एलिमेंट को दिखाया गया है। तो इन्होंने बोला हाँ। क्या है कि भाई जब ये ओ से लेकर के आर तक के बीच में रहता है, मतलब ये क्या है कि जी की वैल्यू जी ही रहती है जब वो रेडियस के बराबर होता है। जो इफेक्ट हाँ। मतलब डेप्थ या हाइट जो रहती है वो आर के बराबर रहती है, या सरफेस ऑफ द अर्थ पे कहने का मतलब है। बॉडी जब रहती है तब इस हम्म। प्रकार से लीनियरली वेरी करता है ग्राफ, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक है, हाँ। बी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम्म। टू आर होता है। लेकिन जब ये रेडियस बढ़ता जाता है तो ये इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल के ग्राफ की तरह ये एक्ट करता हम्म। है। ठीक है, मतलब आर बढ़ता है तो जी घटता है। हाँ जी की वैल्यू कम होती जाती है, आर ये बढ़ता है। तो ये इफेक्ट ऑफ अल्टीट्यूड में हमने पढ़ा था और इफेक्ट ऑफ डेप्थ में भी सेम हम्म। पढ़ा था, है ना। हाँ। बट हाँ। इफेक्ट ऑफ उसमें क्या कहते हैं डेप्थ वाले में, इसमें था कि वो था स्क्वायर के शेप में था और ये लीनियरली वेरी करता है। तो यहाँ पर ये कर्व हम्म। दिखा रहा है। कर्व दिखाने का मतलब ये इफेक्ट ऑफ डेप्थ की बात कर, सॉरी हाइट की बात कर रहा है। हाँ। ठीक है, कर्व है तो आज का मतलब जो स्क्वायर टॉपिक वाला। है, हाँ। कुछ कह रहे हो। हाँ मतलब वो कर्व कर्व वाला ग्राफ स्क्वायर का होता है ना। जब स्क्वायर आता है तब कर्व बनता हाँ, है। पावर जब टू रहती है यानी क्वाड्रेटिक हम्म। इक्वेशन रहता है जब। ठीक है। हम्म। हम्म। अभी यहाँ पर एक सैंपल प्रॉब्लम दिखा रखा है, जो जरा देख लेते हैं क्या है ये। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज in the weight of the body when taken to a depth of 32 kilometer below the surface of earth. Radius of earth is 6400 किलोमीटर। ये मैं एक बार दिखा देता हूँ। हम्म। डेप्थ वाले में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट में जो सबसे लास्ट टॉपिक था इफेक्ट ऑफ डेप्थ में हमने पढ़ा था ये कि एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला आया था जी डैश का, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 - d/r, when d is as compared to r is very small। उसके बाद एक और हाँ। उससे पहले पढ़ा था r - d वाला कॉन्सेप्ट ये। हम्म। अभी वही यूज करेंगे। चलो इसको नीचे रखो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास जी डैश की वैल्यू क्या थी, जी इंटू 1 - d/r। बट यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ m से वन मल्टीप्लाई माइनस डी अपॉन आर। हाँ। इट बन जाएगा। इसने पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज हम्म। डिक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी when taken to a depth of 32 किलोमीटर हम्म। बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी कि ये डेप्थ वाली बात हो रही है, सरफेस ऑफ अर्थ के बिलो बोल दिया मतलब अंदर चला गया वो सरफेस के। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पर डी की वैल्यू तुम्हें दे हाँ। रखी है 32 किलोमीटर। अब 32 एज कम्पेयर टू 6400 वेरी स्मॉल है। हम्म। तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। कल बताया था कि कब ये यूज करना है और कब वैसा प्लस वाला यूज करना है हाँ। माइनस वाला, r - d और जो था ना एक, हम्म। अभी हम लोग ये यूज कर रहे हैं। अभी क्या है, दिखाई दे रहा है सबको, दोनों को दिखाई दे रहा है। हम्म। ठीक है, अच्छा वेट ऑफ द बॉडी एट डेप्थ डी इज, ये फॉर्मूला यहाँ पर पता ही चल गया। परसेंटेज डिक्रीज का हम लोग को पता है कि भाई दोनों को इसको मल्टीप्लाई किया mg को 1 से और फिर mg को d से मल्टीप्लाई कर दिया और mg d हम्म। और r की वैल्यू निकाली तो वो आया mg माइनस mg डैश। ठीक है, और दोनों तरफ वो हाँ। कर दिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया mg से, ये वाले से। और इंटू ये 100 हंड्रेड कर कर दिया दिया। तो वो परसेंटेज के लिए। फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर जो हमने 11th में शुरू में पढ़ा था फिजिक्स के चैप्टर में, वो इस टाइप का एक हम्म। फॉर्मूला। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ का mg कट गया और इधर जो है हम्म। आ गया। या ऐसा कह सकते हैं कि mg को नीचे लेके चल जाएगा वो, मतलब पिछले फॉर्मूले में हमने देख लिया है। ठीक है, हम्म। अच्छा हाँ। ये हमारे पास d भी पता है, r भी पता है। 100 से मल्टीप्लाई कर दो हम्म। 0.5% आ जाएगा डिक्रीज इन वेट। सिंपल, बहुत सिंपल सा हाँ। आंसर है।
तुम्हारे पास d दिया है, r दिया है, बस d अपॉन r को तुम 100 से मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हारा फॉर्मूला बन जाए। हाँ ये शॉर्टकट है। अच्छा, अभी इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ देखते हैं, ये क्या कह रहा है। अच्छा, इसको छोटा तो कर ही सकता हूँ मैं। अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। हमें ये पता है कि अर्थ पूरा अच्छी तरीके से स्फेयर नहीं है। इट इज फ्लैटेंड एट इलिप्टिकल द शेप में। पोल्स एंड बल्जेस आउट एट द इक्वेटर। मतलब कि पोल्स पे वो फ्लैट होता है और इक्वेटर पे वो थोड़ा सा ऐसे बाहर की तरफ निकला होता है। ठीक है। हाँ ठीक है। इक्वेटोरियल रेडियस को आर ई से डिनोट किया गया है और पोल पे रेडियस को आर पी से डिनोट किया गया है। जो पोल पे रेडियस होता है उससे लगभग 21 किलोमीटर ज्यादा इक्वेटर पे होता है रेडियस। ठीक है। हाँ और हम लोग को ये रिलेशन पता है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से हम लोग अगर जी एम को कांस्टेंट कर देते हैं तो वो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाता है। हाँ। ये सारी चीजें हमें पता है। ठीक है। अच्छा, we conclude that the value of g is least at the equator from this equation। इक्वेटर की जो रेडियस होती है वो ज्यादा होती है और ज्यादा होने की वजह से नीचे में है तो वैल्यू ज्यादा देगा। नीचे की वैल्यू, सॉरी, कम देगा। नीचे की वैल्यू कम ज्यादा देगा होती ना है तो एकदम। आंसर जो आता है वो कम आता है। ठीक है। तो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। अगर हम पोल की तरफ जाते हैं तो उस साइड में हमारे पास रेडियस कम होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा हो जाती है। हाँ। कोई डाउट है इसमें? नहीं। अच्छा, at sea level the value of g at pole is greater than its value of at equator by 1.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सीजीएस यूनिट दिखा रहा है यहाँ पर, ये 1.8 टाइम्स ये होता है पोल पे। कोई अगर पूछेगा कि अ, वो इक्वेटर पे कम क्यों होती है तो क्या बताओगे? क्योंकि वहाँ पे जो डिस्टेंस रहता है सरफेस तक वो ज्यादा होता है। क्या ज्यादा होता है? डिस्टेंस जो रहता है अर्थ के सेंटर से और उसके सरफेस तक का, रेडियस ज्यादा नहीं मीन्स कि होता वहाँ पे आर ज्यादा होता है। तो तुम्हें यहाँ ये बताना है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के। एंड रेडियस के स्क्वायर व्हेन वी के। इंक्रीज द रेडियस the value of g decreases। डिक्रीज। ठीक है। that's why as the radius of at equator is more than the radius at pole, g decreases at equator and increases at pole। कोई डाउट? नहीं। इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का इफेक्ट देखते हैं क्या होता है, ये क्यों होता है। लैटिट्यूड बताऊंगा क्या होता है, उससे पहले इसकी मतलब जो इसका मीनिंग है वो पता कर लेते हैं। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ओन एक्सिस। भाई लैटिट्यूड क्या है? ये एक एंगल है। तो इक्वेटर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस मानते हुए एक एंगल माना गया स्फेयर के अंदर, जो अर्थ को हमने स्फेयर माना था, वो पोल की तरफ जाता हुआ एंगल है। कोई डाउट? नहीं। नहीं है इसमें भी डाउट? पोल की तरफ जाता हुआ एंगल है ना, जो एंगल हमने लिया है। कुछ तो इक्वेटर मतलब ऐसे एक सब कुछ पता ही हो हॉरिजॉन्टल जाता लाइन है मान एक लो। बार में है, इतना समझ में आ जाता है, बहुत बढ़िया। चलो, नहीं वो तो लैटिट्यूड वाला पहले पढ़ रखा है ना। अच्छा, latitude at a place is defined as the angle which the line joining the place to the center of the earth makes with the equatorial plane। मतलब इक्वेटोरियल प्लेन अगर OE को बोलूं मैं, ये जो OE दिख रहा है 8.14 फिगर में, ये इक्वेटोरियल प्लेन है। यहाँ से जो एंगल बनेगा OP की तरफ, जो एक ये लाइन ज्वाइन हो रही है, वहां तक के बीच के एंगल को हम लोग लैटिट्यूड बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इट इज जनरली डिनोटेड बाय द लेटर लैम्डा। हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये लैम्डा दिया हुआ है यहाँ पर। लैटिट्यूड एट अ प्लेस P, P को मतलब बोलेंगे हम एंगल POE एज लैम्डा। ठीक है। एज इज एविडेंट फ्रॉम द फिगर, ये तो हमें यहाँ से दिख रहा है।
अच्छा, लैम्डा इज 90 डिग्री एट पोल्स एंड लैम्डा इज 0 एट इक्वेटर, ये याद रखना भाई। यहाँ पर से अगर तुम यहीं से एंगल ले रहे हो और यहीं पे ये पी वाली लाइन जो है यहीं डाल दो, तो इन दोनों के बीच में क्या हाँ एंगल तो रहेगा? जीरो होगा। जीरो होगा। जीरो। लेकिन अगर इसी लाइन को फिक्स करके एक और लाइन इसी के थ्रू ऐसे यहाँ ओ एन तक ला दो, तो उनके बीच 90 डिग्री हो जाएगा, हाँ है ना? तो पोल पे 90 डिग्री माना जाता है और इक्वेटर पे 0 डिग्री माना जाता है 0 डिग्री। लैटिट्यूड का एंगल। कंसीडर अर्थ टू बी अ परफेक्ट स्फीयर ऑफ मास कैपिटल एम, रेडियस कैपिटल आर विद सेंटर ओ। ये फिक्स है, हमेशा यही लिखना है पेपर में, ठीक है? जब एग्जाम देने जाओगे, अगर इस तरीके का कोई भी डेरिवेशन आता है तो हमेशा ये मान लेना है कि मास एम जो है अर्थ का ही होगा और रेडियस आर अर्थ का ही होगा और सेंटर ओ होगा। द होल मास ऑफ द ऑफ अर्थ कैन बी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ओ। माना गया कि सारा मास जो है, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? सेंटर पे है, ओ पे। एज अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स पोलर एक्सिस, हमें ये पता है कि पोल के थ्रू वो रोटेट करती है अर्थ वेस्ट वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब ये अगर ईस्ट है, माउस दिख रहा है, हाँ तो वो इस तरीके से जा रहा है, या तो ऐसे जा रहा होगा या तो उधर से पीछे से आ रहा होगा, ई की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ आएगा वो हमेशा, ठीक है? एवरी पार्टिकल लाइंग ऑन इट्स सरफेस मूव्स अलोंग अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। पता चल गया होगा कि हॉरिजॉन्टल सर्कल पे ऐसे करके मूव करता है। तो फिक्स कौन सा एक्सिस हुआ? फिक्स्ड। नॉर्थ टू साउथ एक्सिस जो है प्लेन, वो फिक्स हुआ। तो वहां का एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस जो है, पोल वाला एक्सिस, पोलर एक्सिस फिक्स हो गया। कोई डाउट है? नहीं। क्वालिटी तो बढ़िया आ रही है ना? चलो, बोलते ही और नेट इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल बोल दिया, वाह क्या बात, ये भी सही जा रहा है। Every particle lying on its surface moves along a horizontal circle with the same angular velocity as that of Earth. The center of each circle lies on the polar axis. इसने बोला है कि जैसे ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है ना ऐसे करके पूरा एक अर्थ, तो अर्थ के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं सारे के सारे सेम एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो भी, और उनका भी जो एक्सिस है वो पोलर एक्सिस के थ्रू ही लाइक मतलब वो कर रहे हैं, वेलोसिटी में है, मूव कर रहे हैं। सेम एंगुलर वेलोसिटी का मतलब है सेम ओमेगा, वो जो डब्ल्यू जैसा होता है ना, मुड़ा हुआ सा डब्ल्यू, एज दैट ऑफ अर्थ हो गया। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास एम, मान लिया कि एक मास एम वाला पार्टिकल है और पी पॉइंट पे जो है वो लैम्डा लैटिट्यूड के साथ इस तरीके से है, दिख रहा है ये? ओ बी, ओ पी, पी ए और पी बी, ये बहुत सारी चीजें यहाँ बन गई। हमने क्या करा, मास एम एट प्लेस बी, यहाँ पर कोई मास एम है पी पे, और जिसका एंगल जो एंगल बना रहा है वो से कितना? लैम्डा। If Earth is rotating about its polar axis ns with constant angular velocity omega, when particle at P also rotates and describes a horizontal circle of radius r, यानी कि अगर ये जो मास है, जब अर्थ ऐसे मूव कर रहा है और ये रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी के अंदर सारे पार्टिकल्स उसी के साथ ट्रांसलेट होंगे या रोटेट होंगे, तो वो भी, ये पार्टिकल भी उसी तरीके से मूव करेगा ऐसे, वेस्ट से ईस्ट जा रहा है फिर ईस्ट से वेस्ट जा रहा है, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है ये। सपोज करो कि मैं ऊपर से देखूंगा प्लान में अगर, तो मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, ठीक है? तो इस तरीके से ये मास मतलब मूव कर रहा है, इसको रेडियस, इसको सेंटर मान करके, सेंट्रल एक्सिस। तो यहाँ पर इसने जो रेडियस बनाया है वो आर बनाया है स्मॉल। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अच्छा, आर इक्वल टू पी सी है, यहाँ पर पी से लेके सी तक के डिस्टेंस को आर बोल दिया गया। इसकी वैल्यू क्या होगी? ओपी कॉस लेमडा होगी, होगी कि नहीं होगी? वो थोड़े के कंपोनेंट क्या? नहीं, ये समझ में नहीं आया इसकी लाइन। मेरी समझ में आया।
अच्छा, कंपोनेंट थोड़े इसके। एक बात बताओ, जैसे ये लेमडा है, हम्म। तो ये अगर ये लाइन इस हाँ, लाइन ये के भी पैरेलल लैम्डा है, ही होगा। तो ये अगर z बन रहा है यानी अल्टरनेट हाँ। एंगल की वजह से ये भी लेमडा होगा। तो हम्म। अगर ये लेमडा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ओबी थी, तो इसको ये भी तो वर्टिकल तो नहीं है ना, ये भी तो हॉरिजॉन्टल ही है, हाँ। यहाँ से भी लेमडा ही निकलेगा। जब हाँ, हॉरिजॉन्टल तो से कोई हॉरिजॉन्टल एंगल के साथ उठता बनता है है तो तो वो एक बीच में लाइन वो बना रहा है, ये कॉस। आर, जो आर डिस्टेंस का हम्म। जो ये लाइन है ओपी, इसके दो हम्म। रिजोल्यूशन बनेंगे, एक नीचे वर्टिकल हाँ। जाएगा और एक लेफ्ट साइड में वर्टिकल जाएगा ऐसे। तो जो ये हम्म। लेफ्ट वाला हॉरिजॉन्टल वाला लाइन है, उसका कंपोनेंट कैसे, ये कंपोनेंट क्या हुआ, आर का कॉस टाइम्स हो गया। हाँ। हम्म। ओपी कॉस थीटा नहीं बोल सकते इसको हम, या कॉस हाँ, लेमडा। कॉस लैम्डा। ओपी है आर, हम्म। रेडियस ही तो है स्फेयर की, इस हिसाब से ये यहाँ आ गया। हाँ। मुझे तो नहीं लग रहा कि समझ में नहीं आया होगा। हम्म। हाँ, अब आ गया, क्लियर हो गया, पहले थोड़ा कंफ्यूजन। The centrifugal force acting on the particle at P is mr omega square, ये पढ़ा हुआ है। हम्म। mv स्क्वायर अपॉन आर ऐसे कुछ था क्या लीनियर में? एमवी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं था, एम वी आर क्या था, सेंट्रीफ्यूगल एम में था स्क्वायर ना, आया था, कुछ और था। उसमें था। हाँ, एमवी वैल्यू स्क्वायर क्या अपॉन होती आर है, था। किसकी? वी अपॉन आर होती है। हम्म। वी अपॉन आर मतलब स्क्वायर कर दिया, तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से आर कट गया तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर आ गया। हाँ। इट एक्ट्स अलोंग पी ए, पी ए के अलोंग एक्ट करता है। ये बाहर क्यों जा रहा है, हम्म। मतलब पकड़ के फ्यूगल। रखो भाई, इसे बाहर क्यों जा रहा है ये, तो यार बताओ ना, हम्म। ये बाहर क्यों जा रहा है पी ए? क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है ना। क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ जाती ना, जब सर्कुलर मोशन में घूमते घूमते, सेंट्रीपिटल होता है और एक सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीपिटल जो अंदर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल जो बाहर की तरफ लगता है। मेरे अंदर की तरफ सेंटर से लगता है, अवे। सेंटर से अवे। तो सेंटर बोलो ना, अवे अवे फ्रॉम द फ्रॉम। सेंटर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, टुवर्ड्स द सेंटर लगने वाले फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। हाँ। ठीक है। हम्म। हम्म। अच्छा, ये हो गया, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर, यहाँ लिखा भी हुआ देखो। हाँ। ठीक है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है। सपोज जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन अर्थ वर एट रेस्ट, मान लिया कि अर्थ जब रेस्ट पे था, आराम कर रहा था बढ़िया तरीके से, तब उसकी वैल्यू जी थी। हम्म। देन द ग्रेविटी पुल, यानी कि फोर्स जो अर्थ खींच रहा है ऐसे हाँ। पार्टिकल को। अच्छा, ग्रेविटी पुल ऑन द पार्टिकल दैट इज ट्रू वेट ऑफ द पार्टिकल। भाई अर्थ रुका नहीं है, अर्थ अपनी जगह पे घूम रहा है, बट इसने मान लिया है कि अर्थ रेस्ट पे है। ठीक है, बहुत मानता है हाँ। फिजिक्स। चलो मान लिया कि mg वेट है उस टाइम, एक्ट्स अलोंग अ वर्टिकल डायरेक्शन PO, तो ये PO की डायरेक्शन में ये अर्थ जो है mg का वेट जो है मान रहा होगा। अभी यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा कि ये एंगल बन रहा है ना, हाँ। कि जो वहां इंसान होगा उस जगह पे खड़ा होगा, उस वो तो सीधा खड़ा होगा ना वर्टिकली ऐसे, हम्म। वो तो उसके नीचे तो जमीन एकदम बढ़िया पीसीसी की हुई है पूरी सीमेंट वेमेंट करके, तो वो वर्टिकल हाँ। ऐसे खड़ा है, उसका वजन हाँ। नीचे जा रहा है। क्यों? हम्म। क्योंकि अर्थ खींच रहा है, और एक हाँ। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ जाता है हाँ। अपोजिट में, वो अभी इसमें इसने दिखा नहीं रखा है। नीचे जो हम्म। ये ऐसे जा रहा है ये mg जा रहा है ना, यहाँ हमें ये दिख यार। रहा है कि ये टेढ़ा है थोड़ा सा तिरछा, बट है नहीं एक्चुअली। हम्म। यहाँ लिखा है एक्ट्स अलोंग अ वर्टिकल डायरेक्शन PO, इसने वर्टिकल डायरेक्शन माना है इसको। अगर हम ऐसे करके देखें तो हमें दिखेगा ना, हम्म। तो वही चीज है। अच्छा, यहाँ स्टार बोला हुआ है, देखो स्टार लगा रखा है कुछ एक्सट्रिस्क करके, क्या बोलते हैं हाँ। इसको, एस्टरिस्क। It may be noted that the vertical direction at a place is the line joining the place with the center of the earth. सेंटर ऑफ यहाँ फोर्स। समझा दिया है कि सेंटर की तरफ अगर कोई भी लाइन जा रही है तो उसे हम वर्टिकल बोलेंगे। फिजिक्स कम नहीं है, सब चीज प्रूफ कर देती है तुरंत। अच्छा, लेट जी डैश बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पी, यहाँ पर हम्म। मान लिया कि अब जी डैश है, व्हेन रोटेशन ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट, अब रेस्ट में नहीं हो रहा, अब ये थोड़ा सा मूवमेंट में आ गई है अर्थ, अर्थ को भूख लग गई, हम्म। क्या घूमेगी इधर उधर।
देन अपरेंट वेट ऑफ द पार्टिकल एट p इज इक्वल टू mg डैश। हाँ ठीक है, अब जो वेट बनेगा घूमने के बाद थोड़ा सा वेट में चेंज होगा, तो वो वेट होगा mg डैश ड्यू टू एक्सेलरेशन, mg क्योंकि रोटेशन पे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन, ये हमने पढ़ा हुआ है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ ट्रू वेट एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट p। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट है, क्योंकि फोर्स भी तो वेट ही है ना। पार्टिकल p पे एक तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एक mg डैश लग रहा है ये वाला। जब घूमने लग गई तो सपोज करो कि यहाँ लग गया कोई फोर्स, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा क्या आएगा? अरे ये देखो ना, पी ए और पी बी दिख रहा है, हाँ। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो फोर्स mg डैश है। कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द ट्रू वेट एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल p एंड हेंस मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द डायगोनल pb। तो इसका ये रिजल्टेंट आ जाएगा। अच्छा सॉरी, mg और pa का जो रिजल्टेंट होगा ये ट्रू वेट है ना। हाँ। ये ट्रू वेट pa और pb po, इन दोनों के रिजल्टेंट को mg डैश बोलेंगे। mg ठीक है, हाँ। अच्छा ठीक है, चलो ये पता लगा हमें अच्छे से। तो क्या रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, हमने पढ़ा था। अगर हमारे पास a और b दो वेक्टर हैं, तो r की वैल्यू क्या होती थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ पढ़ा था। और हाँ थीटा पढ़ा क्या था। होता था? ए और बी के बीच का एंगल। वैसे ही यहाँ पर थीटा जो बन रहा है ये कितना बन रहा है? 180 डिग्री माइनस लेमडा। 180 माइनस लेमडा। क्योंकि अगर ये एक सीधा लाइन है, ये वाला सी से लेके ए तक बीच में पी आ रहा है, उसमें से ये एंगल लेमडा हटा दिया तो बाकी तो जो 180 में से बच गया वही हुआ ना। तो एंगल बिटवीन ए पी ओ इज 180 डिग्री माइनस लेमडा 180 माइनस लेमडा या 180 डिग्री माइनस लैटिट्यूड। तो ये फॉर्मूला देखने में मतलब ऐसा लग रहा है कि द ग्रेट खली के सामने हमने रख दिया इस फॉर्मूले को, और ये द ग्रेट खली है बहुत बड़ा सा। अब इतना लंबा फॉर्मूला देख के डर जाता है इंसान, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसको ध्यान से देखें तो सब में m आ रहा है, दिख रहा है। जितने ये प्लस के बॉर्डर लगे हुए हैं ना, ये प्लस के बॉर्डर, उतने m आने चाहिए। 1 2 3, कम से कम 3 तो आ ही रहे हैं तीनों में, है ना। और रूट होने की वजह से तीनों में m स्क्वायर आना चाहिए ताकि बाहर निकल जाए m, सिंगल m बाहर निकले। तो यहाँ पर भी mg स्क्वायर है, यहाँ पर भी mr ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर है, और यहाँ 2mg और एक अलग से mr ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है, हाँ। तो तीनों में से m स्क्वायर बाहर निकाल के सिंगल m बाहर निकल गया रूट के बाहर, m से m कैंसिल आउट हो गया। हाँ। अभी बचा यहाँ पर g स्क्वायर जो दिख रहा है, फिर यहाँ पर क्या बचा? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा की पावर 4। ऐसे ही यहाँ पर 2g और r ओमेगा स्क्वायर बच गया, है ना। 2m तो बाहर ही चले गए और एंगल बच गया ये। अच्छा, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि cos 180 डिग्री माइनस लेमडा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना ये। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है? हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस का होता है, सेकंड वाले में cos, है ना, cos नेगेटिव होता है। तो यहाँ जो 2 के पहले प्लस का साइन था वो अब माइनस का साइन हो गया। हाँ। और 180 डिग्री होने की वजह से ये चेंज नहीं होता है, cos ही रहेगा, इसलिए वो लेमडा हमने cos के साथ दे दिया। ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा 11th के 3rd चैप्टर में मैथमेटिक्स। पढ़ा है यार। अच्छा, उसके बाद क्या किया, ये g स्क्वायर मतलब g, इसमें से g बाहर निकाला है रूट में से। ठीक है, जब g बाहर निकालेगा तो g स्क्वायर बाहर निकालेगा तब g लिखा जाएगा बाहर, है ना। कोई डाउट है यहाँ तक? मेरी वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है। यहाँ से क्या करा, r स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 और cos स्क्वायर लेमडा वैसे का वैसा ही लिख दिया, बट नीचे g स्क्वायर लिख दिया ताकि हमने कॉमन लिया हुआ पता लग जाए। यहाँ यहाँ नहीं था g तो हमने नीचे डाल दिया क्योंकि बाहर लेना था।
और माइनस में यही पूरी चीज लिख करके नीचे ऊपर का जी हटा दिया, नीचे एक जी डाल दिया। भाई जब यहाँ से जी स्क्वायर बाहर लोगे तो यहाँ जी स्क्वायर डालना पड़ेगा ना। जी स्क्वायर डालोगे तो एक जी से एक जी कट जाएगा, तो एक जी बचेगा नीचे। और उसके बाद उसके ऊपर ये 1/2 मतलब रूट रहने ही दिया अभी। ये फॉर्मूला बना जी डैश का। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, अब इन्होंने थोड़ा सा मैथमेटिकली इसको सॉल्व करना चाहा है। तो आर की वैल्यू लिख ली जो होती है रेडियस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू लिख ली, ओमेगा हमें पता ही है 2π/t होता है, और टी को इन्होंने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। ये ना एक दिन की बता रहे हैं कि 24 घंटे में कितना चक्कर लगाता है। 24 इंटू घंटे इंटू मिनट बन गया किसमें 3600 सेकंड होते हैं क्या? ये तो घंटा हो गया, ये मिनट हो गया, सेकंड हो गया। तो हाँ, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया इन्होंने। सेकंड में कन्वर्ट करने के बाद आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू निकाली इन्होंने। ये जो आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी दिखाई दे रहा है दोनों में, अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो ये भी ऐसा दिखेगा। इस पे सिंगल आर था, यहाँ पर देखो सिंगल आर है, यहाँ डबल है, यहाँ डबल है तो यहाँ 4 टाइम्स है, यहाँ सिंगल है तो यहाँ डबल है। तो अगर मैं इस पे दोनों पे होल स्क्वायर कर दूं तो सिंगल जैसा बन जाएगा। अच्छा, तो यहाँ से इन्होंने इसकी वैल्यू निकाली है पुट करके, वो आई 1/289 सॉल्व करके कैलकुलेटर। सब मैं सॉल्व नहीं करने जा रहा, ठीक है। सिंस द वैल्यू ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी इज वेरी स्मॉल, अब देखो 1/289 करोगे तो बहुत स्मॉल वैल्यू आएगी, 0.00 समथिंग करके, और उसका भी स्क्वायर कर रहे हो बाद में यहाँ पर, तो ये तो और छोटी हो जाएगी। देन अच्छा, therefore the terms with its square and of the higher powers can be neglected। तो ये टर्म हम नेगलेक्ट कर सकते हैं पूरी, y यहाँ तक लेमडा तक। तो बचेगा 1 माइनस दिस, ये हमने यहाँ लिख दिया। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं। अच्छा, हम ये जानते हैं कि जब ये फ्रैक्शनल पावर होती है तो बाइनोमियल थ्योरम हम ऐसा लगाते हैं कि उसमें सिर्फ पहले दो टर्म्स में जो पीछे ये 1/2 लिखा रहता है वो यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे कल माइनस वाले में पढ़ा था, कल या परसों, तो माइनस वाले में क्या करते हैं, निशान से चेंज कर देते हैं यहाँ का, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर वही रहेगा माइनस। 1 माइनस 1/2 और पूरा फॉर्मूला। विदाउट है? नहीं। उसके बाद सॉल्व करके ये वैल्यू आई। अच्छा, इन्होंने क्या करा, अभी पूरे को एलसीएम कर दिया, जी से जी यहाँ जी से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे जी आ गया, ये जी से जी कट गया, तो जी माइनस दिस बच गया। ये देखो यहाँ आया है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बन गया ये, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा। तुम्हें क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी, बस एक लेमडा की जरूरत पड़ेगी, बाकी ये तुम्हें निकालना ही है, ये तुम्हारा फिक्स ही होता है, ये तुम 1 सेकंड की वैल्यू निकाल सकते हो। बचा लेमडा, या तो लेमडा पूछेगा या तो जी डैश पूछेगा, ठीक है। अच्छा, एज कॉस लेमडा एंड ओमेगा आर पॉजिटिव, भाई लेमडा कॉस लेमडा भी पॉजिटिव है और ओमेगा भी पॉजिटिव है, देयरफॉर जी डैश लेस देन जी, क्योंकि जो पॉजिटिव चीजें होती हैं वो 0 से बड़ी ही आएंगी। जी में से घटेगा तो ये कम ही हो जाएगा ना जी से। अगर जी सपोज करो जी 10 है, और ये कट के ये पॉजिटिव आ रहा है, मान लो 2, 10 में से 2 जाएगा तो 8 आएगा ना जी डैश। 8 मतलब 10 था और ये 8 आ रहा है, तो जी हमेशा छोटा होगा, सॉरी बड़ा होगा। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस ऑन अकाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, और इंक्रीजेस लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। रोटेशन के हिसाब से देखें तो वो घटता है, पोल पे जाता है तो बढ़ता है, और इस पर रोटेट वैसे देखता है, ऐसे इस तरीके से रोटेट कर रहा है तो वो घटता है। लेकिन अगर हम लैटिट्यूड के
हिसाब से देखें, ये लेमडा के हिसाब से लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव है, ये बढ़ती है तो हाँ। जी की वैल्यू इंक्रीज करती है। अच्छा, इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस। हाँ। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ये एक छोटा सा वो दिखा रखा है तब इन्होंने, एट इक्वेटर लैम्डा इक्वल टू 0, cos लैम्डा इज इक्वल टू cos 0 इज इक्वल टू 1, जी डैश इज इक्वल टू जी, इक्वेटर की बात हो रही है यहाँ पर, 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, तो इक्वेटर पे हाँ। जी की वैल्यू जी डैश के बराबर होती है से, मान लिया, तो यहाँ पर जी इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर आएगा। क्लियरली जी ई इज द मिनिमम, दिख ही रहा है, जी में से घट रहा है तो जी ई की हाँ। वैल्यू कम आएगी। और पोल पे क्या होती है, रेडियस कम होने की वजह से जी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर वैसे भी मैथमेटिकली हम देख सकते हैं 90 डिग्री पे जी डैश जीपी के बराबर मान लिया, तो जीपी इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 0 कर दिया तो जी के बराबर हो गई, तो जीपी की वैल्यू मैक्सिमम आ गई मैक्सिमम जी के बराबर। पोल पे। कोई डाउट है? नहीं। ये चीजें लिख रहे हो ना कॉपी में जो मैं बताता हूँ डेली? मैं चेक करूंगा कॉपी किसी भी दिन। हाँ। Hence the value of acceleration due to gravity is minimum at the equator and maximum at the pole. The value of acceleration due to gravity at pole will remain unchanged whether the earth is at rest or rotating. ये याद रखना, पोल पे मैक्सिमम होता है जी की वैल्यू, तो वो रोटेट कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर इस तरीके से यहाँ कोई बॉडी रखी है और ये रोटेट कर रहा है तो इसको कौन सा कुछ फर्क पड़ रहा है? फर्क तब पड़ेगा जब ये कुछ एंगल पे होगा, देख रहा है अब ये हिल रहा है, हाँ। लेकिन यहाँ पर है तो ये हिलेगा भी तो यही इसी पॉइंट पे रहेगा, ये कहीं जाएगा नहीं, तो इस वजह से वो चेंज नहीं होता जी की वैल्यू। Thus, the effect of rotation of Earth on the value of acceleration due to gravity is maximum at the equator and minimum at the pole. Effect of rotation देख रहे हो, अर्थ के रोटेट होने की वजह से जो जी पे इफेक्ट आता है वो पोल पे मिनिमम होता है और जी की वैल्यू पोल पे मैक्सिमम होती है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, वो तुम्हें आना चाहिए देना आंसर। Effect of rotation of the earth on the value of acceleration due to gravity is maximum at the equator and minimum at the pole. इक्वेटर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, तो यहाँ अगर बॉडी रखी ऐसे एकदम 90 डिग्री ऊपर है और इस यहाँ कहीं पॉइंट 0 डिग्री पे रखी है, अगर ये घूमेगा तो पूरा ही, ये देखो कैसे घुमाते हैं, ऐसे मान लो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, पूरा ही घूम रहा है, ये यहाँ थोड़ा कम घूमेगा, यहाँ बिल्कुल नहीं घूमेगा, तो वही इफेक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर। इंपॉर्टेंट नोट देख लो, difference in the value of acceleration due to gravity at pole and equator is given by g minus is equal to g minus r square, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया r square, मतलब जी पी की वैल्यू अगर निकाल रहे हो तो जी में r ओमेगा स्क्वायर को जोड़ दो, ठीक है। When a body of mass m is moved from equator to pole, इक्वेटर टू पोल अगर बॉडी जा रही है, इट्स वेट इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट m gp माइनस ge, इक्वेटर से पोल पे जा रहे हैं तो पोल पहले लेंगे और माइनस कर देंगे ge उसमें से। ये इंपॉर्टेंट नोट है, जो छोटे छोटे फॉर्मूले आ जाते हैं पेपर में, इन्हीं फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। वैल्यू ऑफ gp माइनस ge इज इक्वल टू इतना, ये ऊपर देख लिया हमने, ये था, ठीक है। अगर ये वैल्यू हम निकालना चाहें कि भाई जीपी माइनस जीई का डिफरेंस कितना आता है, कितना ज्यादा या कितना कम होता है पोल पे इक्वेटर के हिसाब से, तो 0.034 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आता है, इसी को सीरीज में लिखेंगे तो 1 पड़ा था वो आ जाएगा, ठीक है। इक्वेटर के जी की वैल्यू में 1.8 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर जोड़ दोगे तो वो पोल की जी की वैल्यू मिल जाएगी। परसेंटेज चेंज इन वेट ऑफ द बॉडी टेकन फ्रॉम द पोल टू इक्वेटर, परसेंटेज चेंज में वही करना है बस, mg माइनस mg डैश डिवाइड बाय mg अपॉन mg इनटू 100। यहाँ समझना है पोल टू इक्वेटर बोल रहा है, पोल टू इक्वेटर बोलने का मतलब है कि जो ओरिजिनल वाला है वो पहले रखेंगे और जो चेंज वाला है वो बाद में रखेंगे, और ओरिजिनल ही बटे में आता है नीचे,
हाँ बाकी mg डैश का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ रख दिया हमने mg के टर्म्स में, और mg कॉमन लेकर के काट वाट करके सॉल्व किया, तो इस तरीके से कुछ ये बना r स्क्वायर r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g इंटू 100। तो बेसिकली हम लोग को याद रखना है कि रेडियस और एंगुलर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ओरिजिनल ग्रेविटी। into 100 the percentage change of the weight of the body। पोल से अगर इक्वेटर में जा रहे हैं तो कितना चेंज होगा वेट में, वो इसका फॉर्मूला ये है परसेंटेज में। विदाउट नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम इसके सैंपल प्रॉब्लम्स देखेंगे एक, और फिर हम ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है, और बाकी उसके टॉपिक। होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है और आगे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं अच्छे इसी तरीके से, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। शेयर भी कर दीजिएगा, ज़्यादा लोगों को मिल जाएगा ये चीज़ देखने को। ठीक है, अभी हम रख रहे हैं गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।